गुड इवनिंग। नमस्कार सभी को। कल ग्रे हेयर और वाइट हेयर का टॉपिक आया था। वैसे भी ये जनरल फिजियोलॉजी के टॉपिक्स ही हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। आज ग्रे हेयर मतलब वाइट हेयर होना, उसकी क्या प्रॉब्लम रहती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, और उसके बाद फिर हम क्या इलेक्ट्रोमियोपैथी में कर सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। गुड इवनिंग मल्लिकार्जुन सर जी। तो ये सब चीज़ें हम लोग करेंगे आज। फिर सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में जो बताना था मुझे, जो सेल के अंदर कंपोनेंट होते हैं उनका एक छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो रह गया, हमारा 2 क्लास हो गए, उसको पूरा करते हैं। और कोशिश करेंगे हम फिर कल या परसों, दोनों में से एक दिन हम एक कंबाइन क्लास रखेंगे। जो बेसिक वाला बैच है उसकी और आपकी भी 2-3 एक्सटर्नल एप्लीकेशन है हेयर से रिलेटेड। जो हेयर सेरम के बारे में मेरे से दिन में पूछा था किसी ने, उसको भी बताऊंगा कैसे प्रिपेयर करें। और जो हेयर ऑयल है उसको कैसे प्रिपेयर करें। तो वो कंबाइन क्लास रखते हैं इस वीक में, या नेक्स्ट वीक में एक रख लेंगे, उनको भी बता दिया जाएगा। फिलहाल हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ आप लोग फिगर में भी देख रहे हैं, हेयर फॉलिकल के बेस में जो हेयर का बल्ब होता है उसमें मिलेनोसाइट्स होते हैं, जो इनको पिगमेंटेशन की जो सेल्स हैं वो भी बोलते हैं, जिनसे रंग बनते हैं। मिलेनिन पिगमेंट मतलब कलर। दो पिगमेंट होते हैं मिलेनोसाइट्स जो मिलेनिन पिगमेंट बनाती है। मिलेनोसाइट्स उस ग्रेन्यूल्स का नाम है, और मिलेनिन वो पिगमेंट है जो इनसे बनता है। 2 टाइप के हैं, यू मिलेनिन, और जो जो ब्लैक और ब्राउन कलर प्रोड्यूस करता है मोस्टली हमारे बालों के लिए, और फियोमिलेनिन जो येलो रेडिश कलर स्किन के लिए और दूसरी रिक्वायरमेंट के लिए प्रोड्यूस करता है। जब हेयर शाफ्ट डेवलप हो रहा होता है, हेयर शाफ्ट बन रहा होता है, या हेयर शाफ्ट की ग्रोथ हो रही होती है, तो मिलेनिन ग्रेन्यूल्स केरेटेनोसाइट्स के साथ ही मिक्स हो जाते हैं। केरेटेनोसाइट्स मतलब जिससे बाल की शाफ्ट बनती है, वो सेल्स, और हेयर को कलर प्रोवाइड करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को मिलेनोजेनेसिस बोलते हैं एक्चुअली। जैसे एंजियोजेनेसिस होता है ना, नई ब्लड वेसल का बनना, ऐसे इस प्रोसेस को मिलेनोजेनेसिस कहते हैं। अब ये जो ग्रेइंग हेयर है या बालों का सफेद होना, इसकी पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन को अगर हम समझें, तो पहला तो एज के अनुसार जो मेलेनोसाइट्स के सेल्स हैं या मेलेनोसाइट स्टेम सेल्स हैं, वो ग्रेजुअली कम होने लगते हैं। और एक स्पेसिफिक जो है एंजाइम होता है, टायरोसिनेज जिसे बोलते हैं, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। टायरोसिनेज एंजाइम है जो जो जिसका जो सीधा सीधा रिलेशन थायराइड ग्लैंड के साथ भी होता है। इसकी उपस्थिति में ही वहाँ थायराइड हार्मोन भी अपना एक्शन दिखाते हैं। और भी जगह यूज होता है ये मिलेनिन सिंथेसिस करने के लिए जरूरी एंजाइम आप इसको कह सकते हैं। की एंजाइम है ये मिलेनिन को प्रोड्यूस करने के लिए। फॉलिकल के आसपास ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने से, मोस्टली हाइड्रोजन प्रोक्साइड का एक्यूमुलेशन होने से, पानी से भी फर्क पड़ता है। खराब पानी या ऐसा जो जैसे बोलते हैं भारी पानी है, या जिस पानी में गंधक बहुत ज्यादा होती है, सल्फर बहुत ज्यादा होती है, वहां भी ये जो मिलेनोसाइट्स हैं, इनसे मिलेनिन का प्रोडक्शन कम होने लगता है। या मैं बोलूं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लगातार बढ़ने से मेलेनोसाइट्स या तो फिनिश हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, या उनकी पिगमेंट को बनाने की क्षमता कम हो जाती है, या कुछ सेल की, कुछ मेलेनोसाइट्स की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो जो नए हेयर उगते हैं उसमें मिलेनिन नहीं होता है, या बहुत कम होता है, ज्यादातर नहीं होता है, इसलिए वो वाइट जो है होने लगते हैं। और थोड़ा मिलेनिन बचा हो तो वो ग्रे दिखते हैं, ब्लैक और व्हाइट का मिक्सचर।
इनिशियली ग्रे हेयर ही नजर आते हैं। फिर धीरे धीरे जब उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, वहाँ लोकल सर्कुलेशन को इम्प्रूव नहीं किया जाता, या जो जो डेफिशिएंसी होती है वो पूरा नहीं की जाती, तो वो फिर धीरे धीरे पिगमेंट पूरे तरीके से उस पर्टिकुलर फोलिकल से गायब हो जाता है। कई बार ये पैचेज में भी होता है। आप लोग देखते हैं कुछ लोगों को पैचेज में होता है व्हाइट हेयर, और कुछ लोगों को जनरलाइज होता है पूरे सिर में। इसके अलावा भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कई कारण से हो सकता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। और नेजल जो एलर्जी का इन्फेक्शन है या साइनस में इन्फेक्शन होने से भी, कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई मुझे तो बहुत नजला है इसलिए मेरे बाल सफेद जल्दी हो गए, मेरे बाल जल्दी पक गए। एक्चुअली वो लगातार बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बने रहने की वजह से, लगातार इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन होने की वजह से ऐसा रहता है। अब जो मेन कारण है, जो मेन मेन रीजन है, एक बार इनको मैं सिस्टमिक तरीके से आपको समझा देता हूँ। पहला तो नेचुरल रीजन है, इसको एजिंग आप कह सकते हैं। और जेनेटिक भी इसी में आप ले सकते हैं। जेनेटिक में कुछ जो आ, आप लोग कुछ जीन्स देखते हैं, यहाँ फिगर में भी मैंने लिखे हैं। और टायरोसिनेज एक्टिविटी का इन पे भी फर्क पड़ता है। तो वो जो एंजाइम है वो बहुत जरूरी है। तो जो जेनेटिक फैक्टर है उसमें प्री मैच्योर ग्रे हेयर भी देखा जाता है। मोस्टली हेरिडिटरी एक जो कंडीशन होती है, इसमें हेरिडिटरी तरीके से मिलेनोसाइट के स्टेम सेल्स डिप्लेशन जो है उनका होने लगता है, या वो खराब होने लगते हैं। और होता क्या है, जो इनकी सेल होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन देखने को मिलता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस माइटोकॉन्ड्रियल जो फंक्शन है उसको खत्म कर देता है या उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी कि वहां एनर्जी का सिंथेसिस नहीं होगा, नहीं होगा तो जो उसकी एक्टिविटी है मेलेनोसाइट की वो परफॉर्म नहीं होगी, उससे मिलेनिन नहीं बनेगा और वो मर जाएगी। नेचुरल प्रोसेस में या जेनेटिक प्रोसेस में ये सेम रहता है वैसे तो, सब में यही कारण है। दूसरा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फ्री रेडिकल्स, इसके कारण हो सकते हैं बहुत ज्यादा यूवी एक्सपोजर, बहुत ज्यादा धूप में रहने से हो सकता है। हालांकि स्किन में ज्यादा धूप में जाने से मिलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, इसलिए देखा होगा धूप में जाने से थोड़ा कलर जो है वो डार्क हो जाता है, कंप्लेक्शन। लेकिन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अलग चीज है। यूवी का ज्यादा एक्सपोजर मतलब वहां पे टेम्परेचर का ज्यादा इंक्रीज होना, वो दूसरे कारण वहां पे प्रोड्यूस करता है। पोल्यूशन, स्मोकिंग, और जो मैंने आपको बताया खराब वाटर, पानी नहाने के लिए भी इवन, हाइड्रोजन प्रोक्साइड का हेयर फॉलिकल में बिल्डअप होना, और जो एंजाइम्स हैं जो जो कैटालाइज तरीके से काम करते हैं, वो उनका इफेक्ट कम हो जाएगा। क्योंकि H2O2 मतलब हाइड्रोजन प्रोक्साइड नॉर्मली फिर फॉलिकल से डिटॉक्स नहीं हो पाता है। तीसरा बड़ा कारण है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी, और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कॉपर, आयरन, जिंक, सेलेनियम, बायोटिन, ये सब टायरोसिनेज और मिलेनिन सिंथेसिस को प्रोड्यूस कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट को फैक्टर्स हैं। इनका कम होना मतलब बालों के लिए और नेल्स के लिए गड़बड़ होना। इवन विटामिन D3 भी कुछ हद तक। इसलिए सप्लीमेंट बालों के लिए इतना जरूरी हो जाता है। लास्ट क्लास में भी वही चीज थी कि ये सप्लीमेंट आप कैसे दे सकते हैं पेशेंट को, वो डिपेंड करता है। कोई भी सप्लीमेंट कभी भी प्रोप्राइटरी नहीं है, ध्यान रखना आप। सप्लीमेंट की गोली, इसलिए तो आज सप्लीमेंट की गोली उसी तरीके से आयुर्वेद वाले बना रहे हैं, उसी तरीके से होम्योपैथ वाले भी बनाने लगे हैं। क्योंकि उनके पास भी उतना नहीं है। कुछ प्लांट्स हैं जिसमें है, लेकिन उसको उतना कंजम्पशन कोई नहीं कर सकता है, और वो महंगे भी पड़ते हैं, टैबलेट सस्ती बनती हैं। तो लगभग सभी होम्योपैथिक कंपनीज, एक आध जर्मन को छोड़ दी जाए तो इंडियन सभी कंपनी बनाने लगी हैं। आयुर्वेद की भी सभी बनाने लगी हैं।
वही मिनरल ही है, तो भाई पहाड़ों से या मिट्टी से कहीं से मिल रहे हैं, वो उनको प्यूरिफाई करके बना रहे हैं चीजों को। और वो फूड की कैटेगरी में आते हैं। देखिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो है, आप चाहें तो खुद बना सकते हैं, एक छोटा सा लाइसेंस लगता है उसके लिए। जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उससे छोटा सा नेशनल लेवल का लाइसेंस लेना पड़ता है, सेंट्रल लाइसेंस बोलते हैं उसको। और ये सब न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को क्रिएट करना, इनका पाउडर बनाना, इनकी टैबलेट बनाना, इनके सायरप बनाना, ये कोई भी कर सकता है, ये एलोपैथिक नहीं है। तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, किसी फूड वाले से ले लीजिए, जो जो फूड कैटेगरी में सप्लीमेंट बनाते हैं उनसे ले लीजिए। आप अपनी क्लिनिक पे बेधड़क उनको चलाइए, बस फूड का एक छोटा सा सर्टिफिकेट आप ले लीजिए। छोटा सा सर्टिफिकेट 200 रुपये का बनता है। फूड की FSSAI कौन सी साइट होती है, उस पर जाके केवल अपने आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, 200 रुपये में आपको मिल जाएगा वो 2 साल के लिए। और फूड के सारे सप्लीमेंट जो हैं, जो फूड कैटेगरी में आते हैं, वो सब आप सेल आउट करिए। आप अपनी दुकान का सोप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराइए, अपनी नगर पालिका में, नगर निगम में। गांव में है तो ग्राम पंचायत में, जहां भी होता होगा गांव का, सोप एक्ट में कराइए। अपना फूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन का सर्टिफिकेट होता है वो लीजिए, और कंपनी से खूब धड़ल्ले से सेल आउट करिए। क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है। बस वो फूड कैटेगरी में आना चाहिए। उसके जो जो लेबल है उस पर लिखा होगा बस, FSSAI का जो लाइसेंस नंबर है। कोई दिक्कत नहीं है। लीगल एक्सपेक्ट जो है पता होने चाहिए हमें तो। और वैसे भी अनएथिकल चीजें मैं तो वैसे ही मना करता हूँ लोगों को। मैं तो ये भी बोलता हूँ, आपके सर्टिफिकेट पे सर्जरी वर्ड है उसको हटवा के सिस्टम करवा लीजिए। बैचलर वर्ड है उसको हटा के सर्टिफिकेट करवा लीजिए, क्योंकि वो अभी अलाउड नहीं है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वाले की बात कर रहा हूँ। तो मैं तो इतना लीगल एस्पेक्ट में चलता हूँ। कहीं मैं होम्योपैथिक चीजें आप लोगों को बताता हूँ, वो कंपैरिजन करने के लिए भी जरूरी रहता है। और वो तो हमेशा होता रहेगा। अच्छा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, इसके बाद एंडोक्राइन, यानी कि हार्मोनल प्रॉब्लम और मेटाबॉलिक फैक्टर्स। क्रोनिक इलनेस से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है बहुत ज्यादा, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। और प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक भी दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको बोलते हैं गट हेल्थ। इसका बहुत बढ़िया लेक्चर मैं आप लोगों को दूंगा जल्दी ही, वो हमारे सिलेबस में भी है। उतना डीप तो नहीं है, लेकिन सिलेबस हमारे मतलब जो मेरी क्लास है, लेकिन इस बार मैं उसको थोड़ा सा ज्यादा आपको बताऊंगा। गट ब्रेन एक्सिस को भी समझाऊंगा। प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक क्या है, कैसे यूज कर सकते हैं हम, कैसे सपोर्ट ले सकते हैं। एक पेशेंट को क्योर करने में प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये भी आप अपनी दुकान पे सेल आउट कर सकते हैं फूड ग्रेड के। डाइट में तो चेंज होगा ही, डाइट जो है वो दीजिए, और बाकी फूड ग्रेड के प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक आते हैं। आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन अलग चीज होती है, उसके लिए तो आयुर्वेदिक लाइसेंस चाहिए। लेकिन फूड ग्रेड के लिए केवल फूड का डिस्ट्रीब्यूशन का, रिटेल का सर्टिफिकेट चाहिए। 200 रुपये में 2 साल के लिए आता है, मैंने बता दिया आपको। अपने आसपास ऐसी चीजें ढूंढिए जो आपके काम आ सकती हैं, आप अपने क्लिनिक में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चीजें हैं वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक हैं ही। तो अच्छा, थायराइड डिसऑर्डर, स्पेसिफिकली हाइपोथायराइड में ज्यादातर बाल सफेद होते हैं, ग्रे होते हैं। एनीमिया में भी ऐसा होता है। एनीमिया में भी खून की कमी होती है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं होता, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी बनी रहती है। और स्ट्रेस एक अगला कारण है। हाई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, जो स्ट्रेस होता है वो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ओवर एक्टिवेट करके रखता है, जिससे कोर्टिसोल का जो सिक्रेशन है वो ज्यादा रहता है। और ये भी मेलेनोसाइट के प्रोडक्शन पे इफेक्ट डालता है। जैसे माइग्रेन वाले पेशेंट आपने देखे होंगे, जिनका माइग्रेन साइकोजेनिक होता है, जिनको कोई ऐसी खबर सुन लेने से या ज्यादा सोच लेने से सर दर्द होने लगता है, या लगातार सर दर्द रहने वाले लोगों को भी बाल जल्दी सफेद होते हैं। बाल गिरते तो हैं ही, सफेद होने की बात चल रही है, गिरने में तो ये फैक्टर है ही। इसमें भी पूरा जो पिगमेंटेशन का प्रोसेस है वो खराब हो जाता है। और ये प्रूव्ड चीजें हैं।
सब प्रूव चीजें हैं ये स्ट्रेस वाली मैं बात कर रहा हूँ। स्ट्रेस तो बहुत खराब स्थिति है, कल्प्रिट है वो, सभी चीजों का कल्प्रिट है स्ट्रेस, तनाव। और लास्ट जो कारण है वो हो सकता है ऑटोइम्यून प्रॉब्लम, पिगमेंटेड सेल का डिस्ट्रॉय हो जाना, हमारी इम्यूनिटी ही उसको डिस्ट्रॉय करे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा वितिलाइगो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, लिकोडर्मा जिसको बोलते हैं। तो अगर वो सिर में किसी को लिकोडर्मा है, तो वहां भी वो मिलेनिन पिगमेंट खत्म होता है उसमें, तो वहां बाल भी सफेद आते हैं। दूसरा एलोपेशिया एरिएटा, जो वो गुच्छों में बाल उड़ते हैं ना किसी के, जिसको बोल देते हैं कीड़ा लग गया इसके सिर में, वो कीड़ा नहीं है, वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। उस पर्टिकुलर जगह उसकी इम्यूनिटी उन हेयर फॉलिकल को खा रही है, और जो नए हेयर आते हैं वो सफेद आते हैं, ज्यादातर केस में वाइट आते हैं, उगने वाले जो नए बाल है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो मिलेनोसाइट्स को खा गई ऑटो इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी। तो ये इसके मेन मेन कारण है। अभी प्री मैच्योर ग्रे हेयर की तरफ भी चलेंगे, मतलब उम्र से पहले। ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजी मैंने आपको बताई कैसे होता है, कारण क्या रहते हैं। प्री मैच्योर ग्रे हेयर में भी यही है। तो अगर आप एक छोटी सी समरी इसकी देखें, तो जेनेटिक है, एज रिलेटेड है, मिलेनोसाइट्स स्टेम सेल का डिप्लेशन होता है, मिलेनिन का सिंथेसिस कम हो जाता है, और हेयर शाफ्ट में पिगमेंट जाना बंद हो जाता है, जिससे ग्रे जो नए बाल हैं, जो बाल आते हैं, या जो पुराना बाल भी है वो भी वाइट हो जाता है या ग्रे हो जाता है पहले। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने से, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होने से, हार्मोनल प्रॉब्लम होने से, सबसे होता यही है। कारण चाहे जेनेटिक है, चाहे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, चाहे नॉर्मल स्ट्रेस है, मतलब जो तनाव होता है, मानसिक तनाव, चाहे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, चाहे हार्मोनल प्रॉब्लम है, होना यही है कि मेलेनोसाइट्स का डिप्लेशन होगा, टायरोसिनेज एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी, हाइड्रोजन प्रोक्साइड का एक्यूमुलेशन होगा, इसके एवज में मेलेनिन सिंथेसिस कम हो जाएगा, और हेयर शाफ्ट में पिगमेंट प्रॉपरली नहीं जा पाएगा। यही तो है सब। ये समरी है इसकी। कोई भी कारण रहे, लेकिन होना ऐसे ही है। यानी कि ये इसकी फिजियोलॉजी हो गई, जो मैंने अभी आपको समझाई सारी चीजें। नोट्स में प्रिपेयर नहीं कर पाया, थोड़ा बिजी रहा आज। हो पाते हैं तो भेज दूंगा, नहीं तो आप नॉर्मली नोट कर लेना, नोट करने की आदत भी डालनी चाहिए। प्री मैच्योर ग्रे हेयर क्या है? टाइम से पहले बाल सफेद होना। ये भी, यानी कि आप मान के चलिए 25 ईयर से पहले बाल सफेद हो रहे हैं, तो वो प्री मैच्योर ही है, ग्रे हो रहे हैं, वाइट हो रहे हैं। यानी कि मिलेनोसाइट का सिस्टम पूरे तरीके से गड़बड़ हो गया है वहां कम एज में ही। और दूसरा, बच्चों में मिलेनोसाइट स्टेम सेल की सेल्फ रिन्यूएबल कैपेसिटी भी होती है, लेकिन वो भी कम हो जाती है। ये जेनेटिक में ज्यादा होता है। ऑटोमिन रीजन, जिसको ऑटोमिन डिसऑर्डर है, वो तो कभी भी हो सकता है, लेकिन जेनेटिक केस में ऐसा देखने को मिलता है। और वेनेरियो वन और स्क्रोफलोसो टू, वैन वन और एस टू, दो रेमेडी बहुत बढ़िया तरीके से इसमें काम करती है। वेनेरियो वन को 200 में सुबह सुबह खाली पेट, और स्क्रोफलोसो टू को शाम के टाइम खाना खाने के पहले या बाद में, जैसे भी, 200 में लगातार कुछ दिन चलाइए। और तो खासकर ये जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, इसको स्लो डाउन करती है दोनों रेमेडी, हेयर फॉल में भी और प्रीमेच्योर ग्रे हेयर में भी। टायरोसिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी जो होती है, उसकी एक्टिविटी कम होती है, और कॉपर फैक्टर की कमी भी बच्चों में होती है। छोटा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इसके कम होने से भी चीजें बच्चों में प्री मैच्योर ग्रे हेयर की तरफ लेके जाती हैं। और फॉलिकल में हाइड्रोजन प्रोक्साइड का एक्यूमुलेशन होना ये भी रहता है, जिससे मेलेनोसाइट डैमेज हो जाते हैं, ऑटोइम्यून के अलावा और जेनेटिक के अलावा। कई बार डीएनए से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, किसी कोई बीमारी होने के बाद भी ऐसा हो सकता है। मेलेनिन प्रोडक्शन अर्ली एज में ही कम हो जाता है, या उसका एक्शन कम हो जाता है, जिससे बाल जो है, जो एग्जिस्टिंग बाल है वो ग्रे होने लगते हैं, और नए बाल जो हैं वो वाइट आने लगते हैं। इस प्रोसेस को स्लो डाउन किया जा सकता है, और काफ़ी लोगों, काफ़ी बच्चों में इसको
पूरे तरीके से स्टॉप भी किया जा सकता है, बहुत बच्चों में स्टॉप हो जाता है। होम्योपैथी में तो तीन चार फिक्स दवाइयां हैं इसके लिए। एक तो यही बताया मैंने, वैन वन मतलब थूजा देते हैं वो लोग, और एस टू मतलब लाइकोपोडियम देते हैं। एक फॉस्फोरिक एसिड होता है, वो सब बच्चों, ये तीन दवाई होम्योपैथी वालों के लिए पेटेंट है। ये 70 से 80% लोगों में काम करती है। बाकी 30% लोगों में कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई देनी पड़ती है। हेरिडेटरी प्रॉब्लम, माँ की हिस्ट्री लेना, बाप की हिस्ट्री लेना, मामा की, नाना की, दादा दादी की हिस्ट्री लेना, वो सब वहां पे अलग रहता है, उसमें फिर अलग अलग दवाइयां हैं। वो सब अलग चीज है। इनमें से भी दो प्लांट तो हमारे पास भी हैं। वेनेरियो वन में थूजा है, और एस टू में लाइकोपोडियम है। और ये जो 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 प्रॉपर्टी मैंने बताई, ये इनकी थेरेपेटिक प्रॉपर्टी है। वेनेरियो वन सभी जेनेटिक हेरिडिटरी प्रॉब्लम में आपको यूज करना है, सभी ओवर ग्रोथ में यूज करना है। 230 या 1000, ये तीन डायल्यूशन अच्छे हैं उसके लिए। तो ये बच्चों में मेजर कोज अगर हम देखें, एक तो जेनेटिक फैमिली टेंडेंसी हो गई, यानी कि फैमिली में ही वो हेरिडिटरी है कि, और स्ट्रोंग फैमिली हेरिडिटरी अगर आप मिलेगी आपको जब आप देखेंगे। विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी वेजिटेरियन, प्योरली वेजिटेरियन लोगों में, और ऊपर से वो अच्छी डाइट भी नहीं लेते हैं। कॉपर की डेफिशिएंसी, जो टायरोसिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए जरूरी है। आयरन डेफिशिएंसी, यानी कि एनीमिक बच्चे। थायराइड डिसऑर्डर, हाइपोथायराइड स्पेसिफिकली मोटे बच्चे होने लगते हैं। या कोई क्रोनिक इलनेस जिससे माल एब्जॉर्प्शन होता है, या मेटाबॉलिक प्रोसेस खराब हो जाता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बच्चों में भी हो सकता है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं होता लेकिन हो सकता है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसमें टॉक्सिन्स, पोल्यूशन, खराब पानी, फ्री रेडिकल, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का लगातार बढ़े रहना, जैसे एनसीआर का एटमॉस्फेयर आजकल हो रहा है। दिल्ली में रहना मतलब मौत को हाथ पे लेके घूमना है, और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है। फेफड़े, स्किन, बाल, ये भर भर के बीमारियां हैं वहां पे। लोग उधर के लोग हमारे इधर बिल्कुल हाईवे पे जंगल में जमीन ले रहे हैं। आगे फ्यूचर में पता नहीं क्या हो जाए दिल्ली में, सब उसके लिए बहुत बुरी स्थिति है। और ये पैदा हमने ही करी है। तो ये पिगमेंट एब्सेंट हो जाता है। सीबीसी, सीरम B12, जो टेस्ट हैं वो, सीबीसी, सीरम B12 का टेस्ट, आयरन की स्टडीज, अब वो सीबीसी से भी पता चल जाती है। अगर डाउट लगता है तो थायराइड प्रोफाइल, ऑटो इम्यूनिटी स्क्रीन टेस्ट भी कराए जा सकते हैं ऑटो इम्यूनिटी के लिए अगर ऐसा लगता है तो। लेकिन मेन टेस्ट जो है सीबीसी, और जो सीरम B12। हालांकि मिल्क, कर्ड, चीज, एग वगैरह से, अगर एग को कोई वेजिटेरियन मान के चले तो उससे मिल मिल जाता है वेजिटेरियन लोगों को। कॉपर रिच फूड जैसे नट, सीड, गुड़ में बहुत कॉपर होता है, चीनी में कुछ नहीं है। चीनी तो अगर आप खाएंगे शुगर, वाइट शुगर को, तो जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उनको भी खत्म कर देती है, और गुड़ अच्छा होता है। आयरन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, बीट रूट, दालें, ये सब खानी चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट में आंवला, सिट्रस, खट्टे फूल, अमरूद, ये सब चीजें लेनी चाहिए। हार्श केमिकल शैम्पू, बहुत स्टाइलिंग के लिए बालों को केमिकल यूज करना, और आयरन वगैरह लगवाना, ये सब भाप वगैरह ये सब खराब है। स्ट्रेस को मैनेज करिए। ये पेशेंट के लिए आपको होता है। अच्छा पानी और अच्छी नींद, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। खाने के लिए आंवला, लगाने के लिए भृंगराज, ये दो बहुत बढ़िया चीज हैं ग्रे हेयर वाले पेशेंट के लिए। ध्यान रखिएगा, खाने के लिए आंवला, और लगाने के लिए भृंगराज का तेल, भृंगराज ऑयल। जी जुल्फिकार जी, बहुत बुरी स्थिति एनसीआर की। हम भी कभी चले जाते हैं तो बस हम हमें घुटन होती है।
किसी रिश्तेदार के यहाँ या कैसे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रीटमेंट की तरफ बात करते हैं इसकी। S2 200, बल्कि वैन 1 से शुरू करेंगे। वैन 1 200। S2 200 इवनिंग। ये लगातार 1 महीने तक आप दे सकते हैं, उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। बाकी अब ये जो सब कमी है ये सब पूरी हो, तो वही अपना L2C4। L2 किस लिए लिया? ताकि न्यूट्रिशंस प्रॉपरली पहुंचे जहां पहुंचना है। और कैंसर 4, अभी मैंने कल क्लास में भी बताया था, C4 सिम्फाइटम है, इसमें रोजमेरिनिक एसिड भी है और क्लोरोजेनिक एसिड भी है, जो मिलेनिन पिगमेंट को इम्प्रूव भी करता है और बालों की साफ्ट को प्रॉपर नर्चर करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रोफलोसो 5 स्किन माइक्रो सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, स्किन के जो एरिया का माइक्रो सर्कुलेशन है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। और एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी स्क्रोफलोसो 5 रेमेडी होती है। इसमें वो सारे प्लांट है जो बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। बर्बेरिस वल्गेरिस है, और बाकी दूसरे जो 8 प्लांट जो एस ग्रुप में होते हैं वो सभी S5 में भी हैं। दूसरा ये हेयर की रेमेडी भी है। तो L2C4S5 WE। और रेड इलेक्ट्रिसिटी आप दे सकते हैं, ये D4 में आपको देना है। जो एनीमिक पेशेंट है उसको RE जरूर दीजिए। एनीमिक नहीं है तो RE आप चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं, नहीं तो ये D4 में देना है। और नॉर्मल डोज रहेगी 10 ड्रॉप्स TDS, दिन में 3 बार, खाना खाने के पहले, बिफोर मील, या विद मील दे सकते हैं, बिफोर या विद, खाने के साथ। सर प्रोटोकॉल का एक बार फिर से रिपीट कर दें सर। स्क्रीन पे दिख नहीं रहा आप लोगों को? नहीं सर, स्क्रीन पे नहीं है सर। स्क्रीन पे नहीं है सर। ऐसा कैसे हो सकता है? है सर, है। स्क्रीन पे नहीं, हमारे देखिए यहाँ है तो ना। सर, हैगा। हैगा स्क्रीन हैगा। शेयर, हाँ स्क्रीन शेयर कर रखी है मैंने। स्क्रीन पे है। ओह अच्छा अच्छा है सर। अभी आई सर। अभी आपने रिमूव किया तो आई। नहीं, आपका इंटरनेट स्लो होगा स्टार्टिंग में, तो वैसा हो सकता है, हो जाता है कई बार, कोई बात नहीं। मैं भी सर, मैं भी। हाँ, आंवला का मुरब्बा भी बढ़िया है। तो डाइट में आप एम्बिलिका ऑफिशियलिस, मतलब आंवला को यूज कराइए किसी भी तरीके से। और अप्लाई करने के लिए A2C4 बहुत बढ़िया है। लोकल सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए एलोवेरा होता है इसमें। स्क्रोफलोसो 5 और रेड इलेक्ट्रिसिटी, इसको D4 में आप किसी भी ऑयल में, भृंगराज ऑयल में ज़्यादा अच्छा रहेगा। भृंगराज ऑयल, यानी कि मेल है तो जितना ऑयल उसके सिर में लगता है, लगभग 1 चम्मच तेल में 20 बूंदे डाल लीजिए अपने, ये जो कॉम्प्रेस है इसकी, और उसके सिर पे मालिश कराइए। और अगर फीमेल है तो जितना ऑयल उसके सिर में लगता है, खासकर क्योंकि इसको बालों की साफ्ट पे लगाने से कोई मतलब नहीं है, लोकल सर्कुलेशन इंप्रूव करना है, तो आपको इसको स्कैल्प में लगाना है, सिर में लगाना है, तो ज़्यादा तेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी फीमेल को बाल ज़्यादा होते हैं तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो ड्रॉप भी आप 20 के बजाय 30 या 40 कर देना। इसको अप्लाई करिए रात को, जेंटल मसाज करिए और सुबह वॉश आउट कर दीजिए, ऐसा हफ्ते में 2 या 3 बार कर सकते हैं। फीमेल को डेली बाल को वॉश करने में प्रॉब्लम आती है तो वो 2 बार कर सकते हैं। मेल पेशेंट चाहे तो डेली भी कर सकता है। लेकिन तेल लगाने के बाद बालों का सफाई होना जरूरी है, शैम्पू के साथ, जेंटल शैम्पू के साथ। और रोज कोई भी शैम्पू नहीं करना चाहिए। इसलिए मेल पेशेंट भी 2 बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार, मैं तो बोलूंगा 2 ही बार लगाइए, क्योंकि शैम्पू भी फिर 2 बार लगाना पड़ेगा। ऑयल लगा रहेगा तो लगने से तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो धूल को अट्रैक्ट करेगा, पसीने के साथ रिएक्ट करेगा, और उससे फिर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है और समस्या बढ़ सकती है। और बरसात के मौसम में जब बारिश हो रही होती है, तब तो ऑयलिंग को, तेल लगाने को अवॉइड ही करना चाहिए पूरे तरीके से। वीक में 1 बार लगाइए, सुबह सुबह लगाइए, और 1 घंटे बाद साफ कर लीजिए, अगर साफ करना जरूरी है तो नहाने के पहले। हाँ, बनिक ऑयल में मिक्स करके दे दीजिए।
अगर आपके पास भृंगराज ऑयल है तो मिक्स करके दे दीजिए, या पेशेंट को बोलिए भाई भृंगराज ऑयल परचेज कर ले, ये मैं 10 ml दे रहा हूँ आपको, इसकी 20 बूंदे डाल के सप्ताह में 2 बार मालिश करनी है। क्यों खर्चा बढ़ाना अपना, उसको बोलिए भृंगराज ऑयल खरीद ले भाई। आप खर्चा बढ़ाओगे। ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए बहुत ज्यादा, उससे पेशेंट पे लोड बढ़ता है। वो भले ही अपने आप खरीद ले, आपके यहाँ वो जब 500 रुपये देगा तो उसको ठीक नहीं लगेगा, लेकिन आपके यहाँ अगर वो 200 300 रुपये दे रहा है, 400 रुपये दे रहा है, 8 दिन या 10 दिन जो भी आप दवाई दे रहे हैं, 200 300 400 जो भी आप चार्ज करते हैं 8 दिन का या 10 दिन की, इससे ज्यादा दवाई नहीं देनी चाहिए, बस 15 दिन मैक्सिमम। महीने महीने की दवाइयां बांध देते हैं आप लोग, वो गलत है। मीटिंग एंड हो जाएगी, अभी दोबारा स्टार्ट करना, फिर सेल के बारे में और एक जनरल डिस्कशन भी करेंगे। एक डिजीज हमने कंप्लीट करी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के साथ, और बहुत इजीली मेथड से मैंने आप लोगों को समझाया, आपकी समझ में आया भी होगा, क्योंकि मैं चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ। कॉम्प्लिकेट करने का मतलब है बहुत भारी भरकम वर्ड यूज कर लेना, वो ठीक नहीं है, उसकी हमें जरूरत भी नहीं है। और भारी भरकम वर्ड भी आते हैं तो उनको भी मैं सिंप्लीफाइड करके जरूर बताता हूँ, यानी कि फिजियोलॉजिकल जो वर्ड्स हैं या पैथोफिजियोलॉजिकल जो कंडीशन में वर्ड्स आते हैं वो सब। तो सेम लिंक के साथ दोबारा ज्वाइन करेंगे, और फिर 2 मिनट में हम